गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था मेरे भाई 8वां, ठीक है, आनुवांशिकता, जिसको हमने बोला था हेरिडिटी। ये वाला चैप्टर अपना चल रहा था और मेरे भाई इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर का हम फिनिशिंग तक पहुंच चुके थे। और आज हम जो बात करेंगे, हमने सारी चीजों को मैंने इस संडे रिवाइज करवाया था। अभी जो संडे आएंगे उनमें अपन हर चैप्टर का जो जो चैप्टर पढ़ दिए अपन ने, उनके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से हम उनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है ना? चलो, अभी हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हमने देखो जब हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी, तो उसमें अपन ने सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लिया था। आवाज आ रही है ना मेरे भाई प्रॉपर? देखो माइक नया है तो थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है तुम्हें, है ना? मुझे भी लग रहा है तो तुम्हें भी लगना सकता है। चलो, हाँ गुरुजी आज तो काले काले हो रहे हो। हाँ मेरे भाई, मैं काला ये काला, है ना, दोनों ही चमकदार बनाने वाले हैं तुम्हें। चलो, चलो मेरे भाई, अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण। मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ लक्षण तो उपार्जित होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं। वे लक्षण जो हमने हमारे जीवन काल में आए हैं, जो हमारे जीवन काल में आए हैं, ठीक है, जीवन काल के दौरान आए हों। कैसे? जैसे मान लो अभी अपना जीवन चल रहा है, हम इस जीवन में चल रहे हैं, अभी मान लो अपना पैर कट गया, तो ये कौन सा लक्षण हुआ, उपार्जित हुआ। जैसे मान लो मैंने मेरी नाक में छेद करवा लिया, ये कौन सा हुआ, उपार्जित लक्षण हुआ। एक मैंने कान में छेद करवा लिया, तो कौन सा हुआ, उपार्जित हुआ। ठीक है, तो ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं कि वे लक्षण जो हमारे अंदर इस जीवन काल के दौरान आए हैं, मतलब जीवन जीने के दौरान आए हैं, उनको हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक है, क्या आए हैं, उपार्जित लक्षण। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मेरे भाई कौन से, अनुवांशिक लक्षण। कौन से होते हैं, अनुवांशिक लक्षण। अब तुम बोलोगे सर ये अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? तो मेरे भाई अनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हमारे माता पिता से मिलते हैं। तो वे लक्षण जो हमारे माता पिता से मिलते हैं उनको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। और जो हम जीवन काल में, मतलब जो जीवन चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं, जो भी हमारा जीवन चल रहा है, इस लाइफ जो ये अपनी जो लाइफ है ये चल रही है, तो इस लाइफ में, इस जीवन में जो भी लक्षण हमने खुद पैदा किए हैं, खुद पैदा किए हैं, उपार्जित का मतलब ऐसे समझ लो अर्जित लक्षण, जो हमने इस जीवन काल के दौरान हमारे अंदर आए हैं, उनको हम बोलेंगे उपार्जित लक्षण। अनुवांशिक लक्षण समझ में आ गया, उपार्जित लक्षण समझ में आ गया। चलो, अब हम दो चीजें और देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे मेरे भाई? एक तो पढ़ेंगे प्रभाव और एक पढ़ेंगे अप्रभाव। अप्रभाव और प्रभाव ये क्या है सर? चलो एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपार्जित लक्षणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपार्जित लक्षणों के बारे में। देखो कल मैंने सोचा कि अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है तो अपन लिख लिख के प्रयास करें, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना जब इतना सब कुछ मैंने इसी तरीके से कराया है तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, लेकिन तुम्हें उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले पढ़ाया है उसी तरीके से मैं अभी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरे भाई? चलो, देखो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सिलेबस अगर तुम कहोगे कि सर ये तो सिलेबस पीछे रह गया, हम तो हमारा मतलब हमने, आपने तो अभी 5 चैप्टर नहीं पढ़ा रखे, ये नहीं पढ़ा रखा, वो नहीं पढ़ा रखा, तो मेरे भाई 5 चैप्टर के लिए मैंने तुम्हारी जो 3.5 घंटे की क्लास बना रखी है ना, वो काफी है। उसको पढ़ के चले जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको धीरे धीरे पढ़ना है एक एक चैप्टर को, तो आराम से भी लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, थोड़ी सी फुर्ती कर दूंगा, थोड़ा सा जल्दी, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी लंबी क्लास ले लें और थोड़ा ज्यादा ले लें, है ना? तो इससे क्या होगा कि अपना सिलेबस थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, देखो फिजिक्स के चैप्टर हैं जो कि मतलब थोड़े से हार्ड हो सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम पढ़ोगे जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे भाई गारंटी इस बात की, तुम अगर हंसते हंसते सवालों को अगर मुंह जबानी नहीं कर दो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, अब स्टार्ट करें, बताओ स्टार्ट करें क्या? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो, देखो उपार्जित लक्षण के बारे में मैंने बताया, देखो मैंने कल लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। तो उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। क्या करता है? जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। अब अपन लिखेंगे उपार्जित लक्षणों के गुण। उपार्जित लक्षणों के गुण लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? उपार्जित लक्षणों के गुण। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई अगली, कि उपार्जित लक्षणों के गुण। हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे मेरे भाई, उपार्जित लक्षणों के गुण। लिखेंगे मेरे भाई उपार्जित लक्षणों के गुण। दिख रहा है ना सभी को? क्लियर है ना मेरे भाई? वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब चीज क्लियर है? हाँ सर, आप धीरे पढ़ा रहे हो आज। हाँ मेरे भाई, काफी दिनों, अभी अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी अपन रेगुलर स्टार्ट करेंगे, है ना? अब कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। चलो,
देखो, अब क्या लिखेंगे मेरे भाई, उपार्जित लक्षणों के गुण। उपार्जित लक्षणों के गुण। उपार्जित लक्षणों के गुण। अच्छा, ये उपार्जित लक्षणों के गुणों में क्या लिखेंगे हम, बताओ क्या लिखेंगे। पहली बात तो ये, क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये कि ये अपने जीवन काल में प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, ये डीएनए में नहीं होते, ये डीएनए में नहीं होते। हम ये बोल सकते हैं इसमें कि ये जनन कोशिकाओं में, जो जनन कोशिकाएं होती है, उनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाता, उनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाता। क्यों? क्योंकि ये तो उपार्जित है, आनुवांशिक थोड़ी है। आनुवांशिक का मतलब होता है डीएनए, मतलब यहाँ ऐसे समझ लो कि जो भी आनुवांशिक लक्षण होंगे वो डीएनए के कारण ही तो ट्रांसफर होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था कि डीएनए जो होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। किसका आदान प्रदान करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मतलब कि एक पीढ़ी के जो संदेश हैं, एक पीढ़ी के जो मैसेज हैं, उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित जो करता है वो कौन करता है? डीएनए करता है। क्या करता है? डीएनए करता है। अभी हम लिखेंगे उपार्जित लक्षणों के गुण, और इन उपार्जित लक्षणों के गुणों में लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई, ये लक्षण जीवों में, लिखेंगे ये लक्षण, ब्लर हो रहा है, चलो सही हो जाएगा भैया ना। चलो पहला लिखेंगे, ये लक्षण जीवों द्वारा, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में, अपने अपने ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अरे अब तो खुश हो ना तुम जैसे कह रहे थे वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे इसमें, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा गुण क्या है इसका, दूसरा गुण लिखेंगे इसमें कि ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में, लिखेंगे ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में, लिखेंगे ये जनन कोशिकाओं के, लिखेंगे ये जनन कोशिकाओं के ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाते, कोई बदलाव नहीं लाते। ठीक है मेरे भाई, ये क्या करते हैं, ये जनन कोशिकाओं का जो डीएनए होता है उनमें कोई बदलाव नहीं लाते। और लिखेंगे और अगली पीढ़ी में, और अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित, ठीक है, और अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। स्थानांतरित, एक मिनट, स्थानांतरित को सही लिख लेंगे थोड़ा सा,
स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं, स्थानांतरित नहीं होते। ठीक है, तीसरी चीज लिखेंगे मेरे भाई, ये लक्षण जो है वो जैव विकास में सहायक नहीं, लिखेंगे ये लक्षण जैव विकास में सहायक होते। ठीक है मेरे भाई, सही दिख रहा है सभी को? चलो, तो देखो मेरे भाई, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उपार्जित लक्षण, पहली बात तो क्या कि वे लक्षण जिसे कोई भी जीव, जैसे अपन ही है, वो अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, मतलब जीवन काल जब चल रहा होता है तब लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए हैं तभी हमारे अंदर मतलब मौजूद थे। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं हूं, मैंने मेरा कान, मतलब मान लो मेरे कान में मैंने छेद करवा लिया या मेरी वाइफ ने कान में छेद करवा लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मेरे बच्चे होंगे उनके कान में भी छेद होगा। नहीं सर। तो ये लक्षण कौन सा हुआ? ये उपार्जित लक्षण हुआ मेरे भाई। क्या हुआ? उपार्जित लक्षण। ठीक है, उपार्जित लक्षण का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अंदर इस जीवन काल के दौरान या हमने जीते जीते जो बाहर से अर्जित किया है, बाहर से अर्जित का मतलब जो हमने खुद ने चीज पैदा की है, उसको हम क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण। तो वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षण कहलाता है। अच्छा, उपार्जित लक्षणों के गुण की बात करें तो ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। कब प्राप्त किए जाते हैं? अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी बात, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाते। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके डीएनए में ये बदलाव नहीं लाते और अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण दिया ना अभी कि भाई जैसे मैं हूं तो मतलब मैं और मेरी बीवी हैं, और जब हमारा बच्चा होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके कान में भी छेद मिलेगा। अगर हमारे कान में छेद है तो क्यों? क्योंकि वो तो उपार्जित लक्षण है, वो तो हमने जानबूझकर करवाया है। ऐसा थोड़ी कि हम पैदा हुए थे, जो हमारे माता पिता के कान में छेद था तो हमारे कान के अंदर भी छेद हो गया है। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे क्या? नहीं सर, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रहे। तीसरी बात देखो, ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं होते। जैव विकास का मतलब क्या है? विभिन्नता। जैव विकास का मतलब क्या है? विभिन्नता। जैव विकास का मतलब है मेरे भाई, देखो ये क्या कह रहा है, ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं होते। जैव विकास अपन ने पढ़ा कि जैव विकास क्या है, तो आपको क्या लगता है कि ये लक्षण जो है वो जैव विकास में सहायक है? तुम बोलोगे नहीं सर, ये लक्षण जो है वो जैव विकास में सहायक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मेरे भाई अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अब अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण, अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है? ऐसे लक्षण जो किसी जीव के अंदर उनकी जनक पीढ़ी से उनके अंदर आए हों। जनक पीढ़ी से अगर मतलब किसी जीव के अंदर आए हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षण। क्या डालेंगे? अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षण। हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षण। देखेंगे मानसिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे अनुवांशिक लक्षण में बताओ? अनुवांशिक लक्षण में लिखेंगे मेरे भाई, अनुवांशिक लक्षण में लिखेंगे वे लक्षण वे लक्षण
दिख रहा है मेरे भाई? हाँ, वे लक्षण जिसे कोई जीव वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से जिसे कोई जीव अपने जनक से क्या करता हो, प्राप्त करता हो। तो वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, जनक से प्राप्त करता है, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। लक्षण क्या है ये? लक्षण इधर लिख रहा हूँ, एक मिनट। आंशिक लक्षण कहलाता है। ए, एक मिनट। करता है, अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, अब लिखेंगे अनुवांशिक लक्षणों के गुण। देखो समझ में आया कि वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, अपने जनक का मतलब अपने माता पिता से प्राप्त करता है, वो लक्षण क्या कहलाएंगे? अनुवांशिक लक्षण। और उपार्जित लक्षण, जो भी कोई जीव है वो अपने जीवन के दौरान अगर अर्जित करता है तो उनको बोलते हैं हम उपार्जित लक्षण। दोनों चीजें समझ में आई? बताओ, दोनों चीजें समझ में आई क्या? उपार्जित लक्षण जो हमने बाहर से अर्जित किए हैं, अनुवांशिक लक्षण जो हमारे अंदर हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, उनको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हम देखेंगे अनुवांशिक लक्षणों के गुण। अनुवांशिक लक्षणों के गुण। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षणों के गुण। चलो, हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक लक्षणों के गुण। अनुवांशिक लक्षणों के गुण। देखेंगे मेरे भाई अनुवांशिक लक्षणों के गुण। ठीक है, लक्षणों के गुण। अच्छा, अब ये अनुवांशिक लक्षणों के गुण क्या क्या होंगे इनके हिसाब से अगर देखेंगे तो अपन, बताओ क्या क्या हो जाएंगे? बोलोगे सर होगा क्या? इनमें बस इनमें जो है वो नहीं होंगे। मतलब कि कहना क्या चाह रहे हो सर? ये कहना चाह रहा हूं कि ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं, है ना?
इन्होंने क्या बोला कि ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ये क्या होंगे, अपने माता पिता से अपने अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में बदलाव नहीं लाते, तो ये वाले क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे। और अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, जैव विकास में सहायक हो जाएंगे। ठीक है। चलो लिखेंगे, पहले बात पहला लिखेंगे इसमें, सबसे पहले पहला लिखेंगे मेरे ना, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहला, कि ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं, लिखेंगे ये लक्षण, ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, दूसरी चीज लिखेंगे इसमें, चीज लिखेंगे मेरे भाई कि ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, लिखेंगे ये जनन कोशिकाओं में ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, और क्या हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित वाले तो नहीं हो रहे थे ना मेरे भाई, स्थानांतरित नहीं सर, वो स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, तो ये वाले क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। कौन से लक्षण है ये सर आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक। ठीक है। ठीक है, आगे लिखेंगे ये लक्षण जैव विकास में सहायक हैं। तीसरा लिखेंगे ये लक्षण जैव विकास में सहायक है। ये लक्षण जैव विकास में सहायक हैं। ये लक्षण क्या है मेरे भाई, जैव विकास में सहायक हैं। ठीक है। चलो, दोनों चीजें समझ में आई, बताओ दोनों चीजें समझ में आई क्या। एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, फिर बताएंगे कि कोई चीज ऐसी है जो समझ दिख रही है मेरे भाई सभी को। एक हेडिंग और डालेंगे आप अभी, एक हेडिंग और डालेंगे, फिर मैं तीनों चीजें एक साथ समझाता हूँ। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखेंगे, भाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं मेरे भाई। प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। हेडिंग डालेंगे, प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। हेडिंग डालेंगे, भाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसमें लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे वो ध्यान से सुन। भाई प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है, एक बार लिख लो फिर समझा। ठीक है। चलो
इधर तो लिख लेंगे प्रभाविता और इधर लिख लेंगे अप्रभाविता। ठीक है, चलो। बाद में इसको मैं सही कर दूँ, ठीक है, लो। चलो, अब लिखेंगे मेरे भाई प्रभाविता एवं अप्रभाविता, दोनों में अंतर की बात करेंगे अपन। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। अंतर जब भी करना हो ना अपन को, जब भी हम अंतर की बात करें, इस तरीके से अपन को दो भागों में डिवाइड कर लेना है किसी भी चीज। ठीक है ना, चलो। आवाज आ रही है ना मेरे भाई सभी को प्रॉपर? चलो, अब हम लिखते हैं प्रभाविता अप्रभाविता। चलो, यहाँ पे लिखेंगे, इधर तो लिखेंगे प्रभाविता। इधर तो लिखेंगे मेरे भाई प्रभाविता, और इधर क्या लिखेंगे? अप्रभाविता। ये मेरे भाई, इधर प्रभाविता और इधर अप्रभाविता, दोनों में अंतर समझना है हमको। ठीक है, चलो अब लिखते हैं अप्रभाविता में, वह विशेष युग्मक लिखेंगे, वह विशेष युग्मक देखो मेरे भाई, पहला लिखेंगे वह विशेष युग्मक, दिख रहा है मेरे भाई? यहाँ पे नहीं दिख रहा? चलो यहाँ से देखें, दिख रहा है? देखो, वह विशेष युग्मक वह विशेष युग्मक जो विषम युग्म की अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, मतलब दिखाई दे जाते हैं, लिखेंगे भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, वह प्रभावी है, प्रभावी या अलील कहलाते हैं, वह प्रभावी या अलील कहलाते हैं, भावी या अलील कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं मेरे।
दिख तो रहा है ना मेरे भाई सभी को? प्रभावी या अलील कहलाते हैं, कहलाते हैं तथा यह घटना प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा इसमें लिखेंगे क्या, कि वह विशेषक, यहाँ विशेषक करेंगे, वह विशेष, भाई विशेष, विशेषक है ये, विशेषक है भैया ना, ये विशेषक है। वह विशेषक युग्मक जो विषम युग्मक की अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, वह प्रभावी या अलील कहलाते हैं तथा यह घटना प्रभाविता कहलाती है। ठीक है। अब लिखेंगे, लिखेंगे इसमें क्या, वह विशेषक, वह विशेषक लिखेंगे, वह विशेषक में लिखेंगे मेरे भाई, वह विशेषक, देखो मेरे भाई आज थोड़ा सा काफी दिन बाद में ऐसा कर रहे हैं तो लिखने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, लेकिन अब अपन ठीक हो जाएंगे। लिखेंगे वह विशेषक, वह विशेषक जो विषम युग्म की, लिखेंगे वह विशेषक जो विषम युग्म की अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, अभिव्यक्त नहीं होते, लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। लिखेंगे होते अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। और इन्हीं को क्या बोल, इन्हीं को क्या बोलेंगे, वह विशेषक जो विषम युग्म की अवस्था में व्यक्त नहीं होते, अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। इसी में लिखेंगे तथा, हाँ, यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। अप्रभाविता कहलाती है, दिख रहा, इधर लिख लेंगे, प्रभाविता घटना अप्रभाविता कहलाती है। अप्रभाविता कहलाती है। ठीक है, चलो अब अगली देखेंगे मेरे भाई, इसी में एक चीज कि भाई ये जो अप्रभावी होते हैं, क्या ये प्रभावी भी दिख सकते हैं क्या, बताओ।
ठीक है। क्या ये जो अप्रभावी है, जो ये अप्रभावी हैं, क्या ये प्रभावी भी दिख सकते हैं क्या कभी? हाँ सर दिख सकते हैं। कब दिख सकते हैं? जब ये क्या हो, जब ये क्या हो, समयुग्मकी हो। क्या हो? समयुग्मकी। अगर ये समयुग्मकी होंगे तो मेरे भाई ये अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। कौन से वाले? ये अप्रभावी वाले। ठीक है। लेकिन अगर विषम होंगे तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे अप्रभावी विशेषक, लिखेंगे इसी में लिख लेंगे अप्रभावी विशेषक। अलग कलर से लिख रहा हूं मेरे भाई मैं ना, लिखेंगे अप्रभावी विशेषक समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। होते हैं। ठीक है। अप्रभावी विशेषक संयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है मेरे भाई। ठीक है चलो, दूसरी चीज लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे? प्रभाविता का कारण, लिखेंगे प्रभाविता का कारण, लिखेंगे प्रभाविता का कारण तो लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लिखेंगे प्रभाविता का कारण प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा के प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कार्यशील जाइम है। ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे भाई देखो, प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम है। अप्रभाविता की स्थिति, लिखेंगे अप्रभाविता की स्थिति, लिखेंगे अप्रभाविता की स्थिति अप्रभाविता की स्थिति। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे तो कार्यशील है, यहाँ पे तो क्या है? कार्यशील। इधर क्या हो जाएगा? अकार्यशील। लिखेंगे अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के, लिखेंगे स्थिति में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप, अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है मेरे भाई? अकार्यशील एंजाइम, अकार्यशील एंजाइम अकार्यशील
अकार्यशील एंजाइम के अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण एंजाइम निर्माण के कारण एंजाइम निर्माण के कारण के अप्रभाविता की स्थिति परिवर्तन के फलस्वरूप कार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण बनती है। इधर भी चेंज करेंगे थोड़ा सा अपन। देखो मेरे भाई काफी दिन हो गए तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे काम कर रहा है। कार्यशील एंजाइम के कारण बनता है या बनती है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये दो ही रीजन थे, ये दो ही मतलब अपने पास क्या थे, दोनों में अंतर थे और इन दोनों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है मेरे भाई। अब मैं इनको एक बार तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ और इसके बाद में हम जो चलेंगे वो चलेंगे जैव विकास पर। इस पर चलेंगे जैव विकास पर। जैव विकास वैसे तो हट चुका है तुम्हारे, लेकिन हमें थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेगी जहां से मतलब जैसे जाति उद्भव, ठीक है, जैसे कि जाति उद्भव यहाँ से प्रश्न क्या करता है, ये पूछ लेता है। इसलिए हमें किसी भी चीज को इस तरीके से छोड़ के नहीं चलना है। हमें जो जो चीजें मिलेगी हम उन उन चीजों को कवर करते चलेंगे मेरे भैया ना, जो एग्जाम की दृष्टि से लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम देखते चलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इन सारी चीजों को तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भैया ना। चलो दिख रहा है सभी को? हाँ देखो, सभी को दिख रहा होगा मेरे भाई। अब हम इन जो चीजें मैंने लिखी हैं उन चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई साथ साथ। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? तो उपार्जित लक्षण वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। अच्छा, उपार्जित लक्षणों के गुण क्या होंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये जो लक्षण है वो उपार्जित है या नहीं है? तो ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। कब प्राप्त किए जाते हैं? अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए हों। तो कहां से प्राप्त किए जाते हैं? जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाते। जो उपार्जित लक्षण है वो जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई भी बदलाव नहीं लाते और अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। ठीक है, अगली पीढ़ी में वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। तीसरी बात क्या, कि ये लक्षण जो है वो जैव विकास में सहायक नहीं होते। किसमें सहायक नहीं होते? जैव विकास में सहायक नहीं होते। आनुवांशिक लक्षणों की बात करें तो वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है? अपने जनक से प्राप्त करता है, आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। अच्छा, आनुवांशिक लक्षणों के गुण देखो, आनुवांशिक लक्षण में पता चला तुम्हें कि ये हमारे माता पिता से हमारे अंदर आ रहे हैं, मतलब कि जनक से, और जनक पीढ़ी मतलब जो जनक है, जो भी मतलब हम जो भी मतलब जनक पीढ़ी है उससे उसकी संतान में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वंशानुगत। देखो, आनुवांशिक लक्षणों के गुण, ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? जीवों में वंशानुगत होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं। किस में घटित होते हैं? जनन कोशिकाओं में। क्या ये हो रहे थे क्या? नहीं सर, ये तो जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव ही नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो कौन कर रहा है बदलाव? आनुवांशिक लक्षण। तो ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? ये स्थानांतरित हो जाते हैं। ये लक्षण जैव विकास में सहायक है। ये वाले जो लक्षण है वो क्या है? जैव विकास में सहायक है। अच्छा, अब एक चीज समझेंगे, प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर। तो प्रभाविता क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। वह विशेषक युग्मक जो विषम युग्म की अवस्था में भी, मतलब अगर मान लो विषम युग्मक है तो विषम युग्म की अवस्था में भी क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं। वह प्रभावी या अलील कहलाते हैं
तथा यह घटना प्रभाविता कहलाती है। अलील का मतलब है विशेषक। क्या है? विशेषक। ठीक है, देखो तो अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने उस दिन देखा था, क्या देखा था हमने? हमने देखा कि जैसे इस तरीके से मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? विषम युग्मकी है। क्या है? विषम युग्मकी। लेकिन इनमें से हमको प्रभाव कौन सा दिखाएगा? सर कैपिटल वाला दिखाएगा, ओनली कैपिटल टी दिखाएगा। तो विषम युग्म की अवस्था में भी अगर कोई अपना क्या कर रहा है, अपने आप अभिव्यक्त हो रहा है, विषम युग्म की अवस्था में भी जो अपना प्रभाव दिखा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रभावी। क्या बोलेंगे? प्रभावी बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? प्रभावी। हमने वहां पे क्या बोला था कि जो कैपिटल टी है वो क्या है? प्रभावी है। कैपिटल टी क्या है मेरे भाई? प्रभावी। और स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी। तो प्रभावी कौन सा होगा? जो विषम युग्म की अवस्था में भी अपना प्रभाव अभिव्यक्त कर दे, अपना प्रभाव को दिखा दे। तो देखो क्या बोला है, वह विशेषक युग्मक जो विषम युग्म की अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं वह प्रभावी या अलील कहलाते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है? प्रभाविता। जो अपना प्रभाव दिखाएगा उसी को हम बोलेंगे प्रभाविता। ठीक है, अच्छा अप्रभाविता क्या होगी? वह विशेषक जो विषम युग्म की अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। ध्यान से समझेंगे एक चीज कि अप्रभावी विशेषक समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। किसमें होते हैं? समयुग्मजी अवस्था में। समयुग्मजी अवस्था का मतलब था जिसमें हमने देखा था कि इस तरीके से x और x था। ठीक है, ये क्या था? समयुग्मजी। तो समयुग्मजी अवस्था में ये क्या कर सकता है? अपना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन विषम युग्म की अवस्था में ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जैसे कि ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया मैंने। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसमें से इसमें इसको तो छोड़ो, इसमें बताओ इसमें कौन सा प्रभाव दिखाएगा? तुम बोलोगे सर कैपिटल टी वाला। तो ये पहले तो ये बताओ कि समयुग्म की है विषम युग्म की? तुम बोलोगे सर विषम युग्म की है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा है और एक क्या है? बड़ा, जो कि मैंने तुम्हें समझाया था कि विषम युग्म की क्या होंगे और समयुग्म की क्या होंगे। तो यहाँ जब भी कोई विषम युग्म की है और इसमें जो भी प्रभाव दिखाएगा, तो प्रभाव कौन दिखाएगा? कैपिटल टी वाला दिखाएगा। तो इस कैपिटल टी वाले को ही क्या बोलेंगे हम? प्रभावशाली बोलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे प्रभाविता। देखो इसने क्या बोला है कि विषम युग्म की अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो इस अवस्था में कौन सा प्रभाव दिखाई देगा हमें? कैपिटल टी वाला। क्या स्मॉल टी वाला दिखाई देगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर स्मॉल टी वाला दिखाई नहीं देगा। अगर जो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो होगा अप्रभावी, और जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? प्रभावी। लेकिन अगर एक स्थिति ऐसी हो, ये तो विषम युग्मकी की बात हो गई, लेकिन अगर समयुग्मकी की बात हो, क्या हो? समयुग्मकी की बात हो, तो आप देखो समयुग्मकी में देखेंगे, अगर अपन समयुग्मकी में देखेंगे तो समयुग्मकी में मेरे भाई यहां समझने का प्रयास करेंगे। समयुग्मकी में ये दोनों ही क्या है? अप्रभावी वाले हैं, मतलब स्मॉल लेटर हैं। तो अगर समयुग्मकी हैं तो ये अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अलग कलर से लिखा है कि अप्रभावी विशेषक समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। आगे देखते हैं प्रभाविता का कारण। प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रभाविता का कारण इसके जीन द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण होता है। मतलब कि जो भी जीन होगा उसमें जो एंजाइम के निर्माण की प्रक्रिया होगी, जो एंजाइम के निर्माण की प्रक्रिया होगी वो जिसमें ज्यादा होगी वही प्रभावशाली होगा, जिसमें कम होगी वो अप्रभावशाली होगा। तो अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील का मतलब जो कार्यशील नहीं है, तो अकार्यशील एंजाइम निर्माण के कारण बनती है। ठीक है, तो इसमें तो कार्यशील एंजाइम होगा और इसमें अकार्यशील क्या होगा? एंजाइम होगा। बताओ इन दोनों में कोई चीज समझ में नहीं आई हो? इसे मैंने जो ये पूरी स्लाइड है, इस पूरे बोर्ड में ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आई? मेरे भाई कमेंट कर देंगे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा समझाइए, तो मैं आपको वापस फिर से समझा दूंगा। बताओ आ गई समझ में? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और इस वाले अब देखेंगे अपन क्या, इसके बारे में देखेंगे। अब अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई जाति उद्भव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जाति उद्भव के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, बताओ जाति उद्भव के बारे में। अब जाति उद्भव क्या है? जाति उद्भव, उद्भव का मतलब है उत्पन्न होना। उद्भव का मतलब क्या है? उत्पन्न होना। क्या है मेरे भाई उद्भव का मतलब? उत्पन्न होना है। तो क्या बोलेंगे अपन जाति उद्भव में कि पूर्व स्पीसीज से, जो पुरानी स्पीसीज है उनसे नई स्पीसीज का निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्या है?
पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं जाति उद्भव। क्या बोलते हैं? जाति उद्भव। तो लिखेंगे कि पूर्व स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का बनना, पूर्व स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है। तो हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव। क्या डालेंगे मेरे भाई? जाति उद्भव। तो जाति उद्भव में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव। दिख रहा है सभी को? हाँ चलो, हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव। जाति उद्भव। और यहाँ जाति उद्भव में क्या क्या लिखेंगे देखो, ध्यान से समझेंगे। जाति उद्भव में लिखेंगे पूर्व स्पीसीज से, लिखेंगे पूर्व स्पीसीज से पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। जाति उद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति उद्भव। पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। लिखेंगे, लिखेंगे नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, इसी में लिख लेंगे नई स्पीसीज के आगे लिख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, नई स्पीसीज के उद्भव के लिए नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, नई स्पीसीज के उद्भव के लिए लिखेंगे वर्तमान स्पीसीज के, वर्तमान स्पीसीज के लिए पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। नई स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के, लिखेंगे लिए वर्तमान स्पीसीज के वर्तमान स्पीसीज के लिए नई स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का, सदस्यों का देखिए एक बार भाई चेक कर लेता हूँ। स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में, परिवर्तनशील पर्यावरण में, परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहना, पर्यावरणशील बने रहना है।
नई स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहना है, बने रहना है। आगे लिखेंगे, इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए सदस्यों को इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए ठीक है, जीवित रहने के लिए इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में लिखेंगे, रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। नई स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील वातावरण मतलब पर्यावरण में बना रहना है। इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः लिखेंगे, अतः प्रभावी पीढ़ी के सदस्यों में अतः प्रभावी पीढ़ी के प्रभावी पीढ़ी के भावी पीढ़ी के सदस्यों में कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः प्रभावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक परिवर्तन लिखेंगे, सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में शारीरिक शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन अतः प्रभावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, शारीरिक लक्षण में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जो जनन क्रिया के द्वारा लिखेंगे, जो जनन क्रिया के द्वारा लिखेंगे दिखाई देने लगते हैं, जो जनन प्रक्रिया द्वारा जनन प्रक्रिया द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, हो जाते हैं।
इस प्रकार नई स्पीसीज का उद्भव होता है। प्रकार नई स्पीसीज का प्रकार नई स्पीसीज का उद्भव होता है। का उद्भव होता है। ठीक है, चलो चलो समझाता हूँ। ठीक है, समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे सभी। चलो देखो, अभी तो 1 घंटे की हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे अब, क्योंकि काफी सिलेबस बचा हुआ है ना अपना। चलो, तो जाति उद्भव क्या है मेरे भाई? जाति उद्भव पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? जाति उद्भव कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? जाति उद्भव। तो पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। जैसे कि क्या, कि भाई जैसे मान लो पूर्व स्पीसीज का मतलब, जैसे मान लो हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी हैं, वो पुराने हैं, पूर्व स्पीसीज है, उनसे हम उत्पन्न हुए हैं या नहीं हुए? हाँ सर हुए हैं। तो हम क्या हो गए? नई स्पीसीज। क्या हो गए? नई स्पीसीज। हमारे माता पिता क्या हो गए? पूर्व स्पीसीज। तो पूर्व स्पीसीज से नई स्पीसीज का बनना, इसी को क्या बोलते हैं? जाति उद्भव। क्या बोलते हैं? जाति उद्भव। ठीक है, चलो। नई स्पीसीज के उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये मेरे भाई? नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, जो नई स्पीसीज है उनका उद्भव कब होगा? जब वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील, मतलब जो भी वर्तमान स्पीसीज हैं वो इस परिवर्तन से, जो परिवर्तनशील पर्यावरण है, जो परिवर्तनशील पर्यावरण है उसमें बने रहेंगे। नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, अब जैसे मान लो, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो वर्तमान में स्पीसीज हैं, वर्तमान जो स्पीसीज है उसके सदस्य जो हैं वो परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहता है, तो ही नई स्पीसीज का उद्भव होगा। कैसे सर? अभी मान लो, अभी अपन क्या है? वर्तमान स्पीसीज हैं। क्या है? वर्तमान स्पीसीज। अब हमारी अगली पीढ़ी कब आएगी? जब हम जिंदा रहेंगे। अभी मान लो कि अभी परिवर्तन तो चलता रहता है। अभी जैसे मान लो बाढ़ आ जाए, क्या आ जाए? बाढ़। हम बच गए। अब मान लो अगर हमने जो परिवर्तन हुआ है, देखो प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ, कैसे कि भाई पर्यावरण, अभी पता नहीं था कि बाढ़ आएगी नहीं आएगी, आज नहीं आ रही, कोई 10 दिन बाद में आ जाए, 20 में, मतलब 2 साल बाद में आ जाए, कभी भी आ जाए, तो परिवर्तन तो हो रहा है ना? हाँ सर हो रहा है। तो इस परिवर्तन में अगर हम बच पा रहे हैं तो ही तो नई स्पीसीज आएंगी। अगर मान लो हम ही मर गए, इस परिवर्तनशील पर्यावरण में हम जीवित ही नहीं रह पा रहे, परिवर्तन ऐसे अचानक तेजी से ऐसे इस तरीके से हो रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह पा रहे मेरे भाई, तो क्या हमारी स्पीसीज आ पाएंगी? क्या क्या हमारे बच्चे हम पैदा कर पाएंगे? क्या नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इसने यही बात कही है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए, जो भी नई स्पीसीज होगी उनके उद्भव के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में बना रहना है। ठीक है, आ जाओ। ये मेरे भाई, मैंने, अब तुम सोचोगे सर आपने ऐसे टेढ़े मेढ़े करके क्यों लिख रखा है? ये है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। अगर मैं इस लैंग्वेज में नहीं लिखा हूं और इस लैंग्वेज में आपने नहीं पढ़ा, तो वहां पे जो प्रश्न होंगे उनको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां प्रश्न को इस तरीके से घुमाया जाएगा इसी लैंग्वेज में, और फिर तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि प्रश्न तो पढ़ रखा है लेकिन इसका आंसर क्या होगा, वो वाली चीज यहाँ कंडीशन ऐसी ना हो, इसलिए मैंने इसी लैंग्वेज में लिखा है। इन सदस्यों को पर्यावरण में जीवित रहने के लिए, जो भी ये सदस्य हैं इनको पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अतः प्रभावी पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जो जनन प्रक्रिया द्वारा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इस प्रकार क्या हो जाता है मेरे, नई स्पीसीज का उद्भव हो जाता है, नई स्पीसीज पैदा हो जाती है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे लिखेंगे मेरे भाई, जाति उद्भव का कारण, जाति उद्भव का कारण। ठीक है, चलो लिखेंगे जाति उद्भव का कारण। है ना मेरे भाई, लिखेंगे जाति उद्भव का कारण। ठीक है, 3 कारण होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से लिखेंगे? जाति उद्भव का कारण।
जाति उद्भव का कारण। जाति उद्भव का कारण समझने का प्रयास करेंगे मेरे भैया ना। चलो हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव का कारण। चलो हेडिंग डालेंगे जाति उद्भव का कारण। जाति उद्भव का कारण। ठीक है, जाति उद्भव का कारण दिख रहा है सभी को। चलो जाति उद्भव का कारण लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे जाति उद्भव का कारण। जाति उद्भव का कारण क्या है, जाति उद्भव का कारण इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीन होते हैं मेरे भाई। कौन कौन सा, एक तो होता है अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक विचलन, क्या होता है, अनुवांशिक विचलन। दूसरा होता है भौगोलिक पृथक्करण, क्या होता है, भौगोलिक पृथक्करण। और तीसरा जो होता है वो मेरे भाई होता है प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तीन होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीनों को एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, पहला लिख देंगे, पहला लिख लेंगे यहाँ पे, क्या है, अनुवांशिक विचलन। पहला लिखेंगे अनुवांशिक विचलन। आंशिक विचलन, अनुवांशिक विचलन। अनुवांशिक विचलन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसको है, दूसरा लिखेंगे इसमें, दूसरा लिखेंगे, इसी में लिखेंगे दूसरा, भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण, भौगोलिक पृथक्करण, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण, तीसरा लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण। तीसरा लिखेंगे प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, ये तीन कारण हैं मेरे भाई। जाति उद्भव के कारण कितने हैं, तीन, आनुवांशिक विचलन, भौगोलिक पृथक्करण और तीसरा है प्राकृतिक वर्ण। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आनुवांशिक विचलन, क्या लिखेंगे, आनुवांशिक विचलन। देखो तुम्हें भी काफी दिन हो गए ना पढ़े हुए, चलो तो तुम्हें भी थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अजीब लगने देना नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखेंगे, पहला लिखेंगे आनुवांशिक विचलन, आनुवांशिक विचलन। ठीक है, आनुवांशिक विचलन, इसमें लिखेंगे क्या, किसी एक समष्टि की,
लिखेंगे किसी एक समष्टि की, समष्टि का मतलब समझते हो ना, जाति, लिखेंगे किसी एक ही समष्टि की, एक समष्टि की उत्तरोत्तर, लिखेंगे किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स के सापेक्ष, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की बारंबारता, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की बारंबारता में अचानक, बारंबारता में अचानक बारंबारता में अचानक बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना, अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवांशिक विचलन कहलाता है। विचलन कहलाता है। समझ में आया आनुवांशिक विचलन क्या कहना चाह रहा है ये? चलो समझाता हूँ अभी। लिखेंगे पहले तो आनुवांशिक विचलन का कारण। अब आनुवांशिक विचलन किस कारण से हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे आनुवांशिक विचलन का कारण। आनुवांशिक विचलन का कारण लिखेंगे आनुवांशिक विचलन का कारण। आनुवांशिक विचलन का कारण। आनुवांशिक विचलन के जो कारण हैं वो दो हैं मेरे भाई। कौन कौन सा? कि डीएनए में परिवर्तन हो और गुणसूत्रों में परिवर्तन हो। तो दोनों चीजें लिख लेंगे। पहला लिखेंगे यहाँ, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे, पे लिख देता हूँ। डीएनए में परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा होगा गुणसूत्रों में परिवर्तन, सूत्रों में परिवर्तन, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन क्या देखेंगे। अब इसके आगे, इसके आगे देखेंगे अपन भौगोलिक पृथक्करण। क्या देखेंगे? भौगोलिक पृथक्करण। क्या हेडिंग डालेंगे अब अपन अगली, भौगोलिक पृथक्करण। हेडिंग डालेंगे
भौगोलिक पृथक्करण दिख रहा है सभी को? भौगोलिक पृथक्करण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भौगोलिक पृथक्करण के बारे में। हेडिंग डालेंगे दूसरी, अगर इसमें दो दो नंबर डाल के, दो नंबर के डाल के लिखेंगे मेरे भाई, भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है, भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है, लिखेंगे इसमें भौगोलिक पृथक्करण में लिखेंगे किसी जनसंख्या के बीच, किसी जनसंख्या के बीच किसी जनसंख्या के बीच, देखो आप बोर हो सकते हो, लेकिन मेरे भाई जिन चीजों में मजा आ जाए वो चीजें हानिकारक हो सकती हैं। बातें अपन करेंगे, एग्जाम बाद में बातें ही बातें करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे किसी जनसंख्या के बीच, किसी जनसंख्या के बीच 1 मिनट, भौगोलिक पृथक्करण में है के बीच जीन्स प्रवाह को, किसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां, जैसे, अब कौन कौन सी हैं जैसे बताओ, कौन कौन सी होंगी बताओ? जैसे पर्वत आ गई, नदी आ गया, समुद्र आ गया, ठीक है? तो भौगोलिक आकृतियां जैसे, जैसे नदी, पर्वत, नदी, पर्वत, और क्या हो सकता है बताओ? और क्या हो सकता है इसमें? नदी, पर्वत, समुद्र, है ना? नदी, पर्वत तथा समुद्र इत्यादि रोकते हैं, इत्यादि रोकते हैं। इसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां जैसे नदी, पर्वत तथा समुद्र इत्यादि रोकते हैं, ठीक है? जिसमें एक ही समष्टि के जीव रोकते हैं, में एक ही समष्टि के जीव पृथक हो जाते हैं। पृथक का मतलब है अलग, हाँ, पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग पृथक हो जाते हैं, हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसके कारण
प्राकृतिक वर्ण भी अलग हो जाता है या विलग हो जाता है, तो लिखेंगे इसके कारण प्राकृतिक वर्ण भी प्राकृतिक वर्ण भी विलग हो जाता है। विलग का मतलब भी अलग ही होता है। ठीक है, विलग हो जाता है। हो जाता है मेरे भाई, विलग हो जाता है। क्या हो जाता है? विलग हो जाता है। लिखेंगे इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। लिखेंगे इसी में से ही भौगोलिक से ही भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। से ही भौगोलिक पृथक्करण कहा जाता है। इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे और लिखिए इसमें थोड़ा सा। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखेंगे लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, लिखेंगे मैं आगे लिखेंगे इसमें, इसी का है मेरे भैया ना, इसी का है, इसी में लिखेंगे आगे, थोड़ा सा और है तो लिखते हैं। लिखेंगे लैंगिक जनन करने वाले लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जाति उद्भव का लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह जाति उद्भव का जाति उद्भव का प्रमुख कारक है। प्रमुख कारक है। ठीक है, उतारो मेरे भाई, एक बार एक फोन आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी भाई? चलो, फोन आ गया था। चलो, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह जाति उद्भव का प्रमुख कारक है, क्योंकि युग्मकों द्वारा, लिखेंगे क्योंकि युग्मकों द्वारा, लिखेंगे लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह जाति उद्भव का प्रमुख कारक है, क्योंकि युग्मकों द्वारा पृथक जनसंख्या के बीच, लिखेंगे क्योंकि युग्मकों द्वारा
पृथक जनसंख्या के बीच, पृथक जनसंख्या के बीच नदियों के बहाव को, बहाव को कम करता है। कम करता है क्योंकि युग्मकों द्वारा पृथक जनसंख्या के बीच जीनों के बहाव को कम करता है या बाधा डालता है। डाल, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो इसी में आगे लिख लेंगे, थोड़ा सा 2 लाइनें और है। परंतु स्वपरागण वाले पादप जातियों के बीच, लिखेंगे परंतु स्वपरागण वाली, परंतु स्वपरागण वाले, परागण वाले पादप जातियों, परंतु स्वपरागण वाले पादप जातियों के बीच, लिखेंगे आगे, आगे लिख, जाति उद्भव, जाति हो 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 अकारक है, क्योंकि इसमें जनन प्रक्रिया, क्योंकि इसमें जनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरा के, क्योंकि इस प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरे पादपों पर था, भर था, उतार लेंगे मेरे भाई एक बार सभी, और उतार के फिर मैं इसको सभी उतार लेंगे एक बार, ठीक है, पड़ता है कि नहीं, ठीक है, एक बार ये उतारेंगे सभी, सही कर देते रहे सभी को, ठीक है। चलो उतारेंगे एक बार सभी। चलो पहले मैं समझा देता हूँ, देखो, जाति उद्भव, जाति उद्भव पूर्व स्पीसीज से, ये मैंने बता दिया था, ये वाली चीज बता दी थी ना मैंने। अब देखो जाति उद्भव का कारण, 3 कारण है, अनुवांशिक विचलन हो सकता है, भौगोलिक पृथक्करण हो सकता है, और प्राकृतिक वर्ण हो सकता है। अच्छा, अनुवांशिक विचलन क्या होता है? किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों,
किसी एक ही जाति की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन की बारंबारता में, सापेक्ष जीन की मतलब किसी जीन से तुलना करके देखे तो उस जीन की बारंबारता में, जो जीन मेरे, मान लो कि मेरे पापा से मुझ में आया, मतलब मेरे दादा से मेरे पापा में आया, फिर मेरे पापा से मुझ में आया, मुझसे मेरे बच्चों में जाएगा, मेरे बच्चों से उनके बच्चों में जाएगा। जो जीन है, एक जीन की बात करें, जैसे लंबाई की जीन की बात कर ले, क्या बात कर ले, लंबाई जीन की, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मेरी लंबाई कितनी है, जितनी मेरे पापा की है, मेरे पापा की लंबाई कितनी है, जितनी मेरे दादा की, मतलब मेरे दादा के पिताजी की कितनी होगी, जितनी उनके माता पिता की होगी। तो वो जीन क्या हो रहा है, बार बार उसी चीज को, वही जीन रिपीट हो रहा है बार बार, बार बार का मतलब है बारंबारता। तो इसने क्या बोला है, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, उत्तरोत्तर का मतलब है मेरे भाई, पहले जो पीढ़ी थी उसके बाद में दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी आई, तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन की बारंबारता। अब भाई देखो समझो, जैसे मेरे पिताजी की, जैसे मेरे पिताजी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, वैसे मेरी हाइट भी कितनी है, 5 5 है, ठीक है। अब जो मेरे बच्चे होंगे उनकी भी कितनी होगी, 5 5। लेकिन मान लो एक बच्चा ऐसा हो, जैसे मान लो मेरे बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, इस तरीके से हो, और एक पीढ़ी में अचानक से इसमें क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, कि जो एक लड़का है, जो भी बच्चा, जो भी अगली पीढ़ी, जो अगली संतान होगी, उनमें जो लंबाई है वो किसी में अचानक बढ़ जाए। तो ये बढ़ी क्यों है, क्योंकि इनका जो जीन है उसमें विचलन हुआ है, उसके जीन में परिवर्तन हुआ है, अचानक से परिवर्तन हुआ है। तो देखो क्या बोला है, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना, अचानक से क्या हो जाए, परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो उसको बोला जाता है आनुवांशिक विचलन। अच्छा, आनुवांशिक विचलन किस किस के कारण हो सकता है, या तो डीएनए में परिवर्तन हो तब हो सकता है, या गुणसूत्रों में परिवर्तन हो तब हो सकता है। आगे देखिए, दूसरा कारण हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा भाई, दूसरा कारण था भौगोलिक पृथक्करण, ठीक है। तो देखो भौगोलिक पृथक्करण, किसी जनसंख्या के बीच, किसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां, ठीक है, भौगोलिक आकृतियां जैसे कि नदी, पर्वत तथा समुद्र इत्यादि रोकते हैं, जिसमें एक ही समष्टि के जीव पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे भाई, एक ही समष्टि के जीव क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे समझो, समझो क्या, देखो समझो, जैसे मान लो समुद्र है, ठीक है। समुद्र पहले मान लो ऐसे था कि भाई समुद्र था ही नहीं, ठीक है। अचानक से सारे के सारे कभी एक साथ लोग रहते थे, पूरी जनसंख्या रहती थी, और एकदम से वहां पे मान लो पहाड़ आ गए, या फिर नदी बहने लग गई, नदी बहने लग गई, तो कुछ हिस्सा, कुछ जनसंख्या का जो हिस्सा था वो तो एक तरफ रह गया, और दूसरा दूसरी तरफ रह गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हुआ क्या, कि जैसे मान लो नदी बह रही थी, अब दोनों जगहों की, जहां पहले आदमी थे वहां, और जो आगे आधे बिछड़ गए वो वहां, ठीक है। तो उन दोनों की जो वहां की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, तुम बोलोगे हाँ सर परिवर्तन आएगा, है। अभी जैसे अपन देख ले भाई, पूरी पृथ्वी है, ये तो पूरी पृथ्वी है, हाँ सर पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे बोली अलग है, या फिर देखोगे तुम उनका रंग अलग है। जैसे अब मान लो अभी हम यहाँ हैं, ठीक है, हम उत्तर उत्तर पूर्व क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहाँ पे भी रहते हैं, वहां समझो, एक तो मान लो अपन दक्षिण में रहते हैं, उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, एक तो उत्तर वाले लोगों की बात करते हैं और एक दक्षिण वाले लोगों की। तो उत्तर दिशा में जो लोग होंगे, जो हिमालय की साइड होते हैं, वो थोड़े गोरे दिखाई देते हैं, जबकि अगर देखें अपन साउथ वाले, अगर दक्षिण क्षेत्र वाले इलाके की बात करें, तो वहां के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं, उनके वर्ण, उनका रंग जो है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ये सब क्यों हुआ, ये हुआ भौगोलिक कारणों से। क्यों, कैसे हुआ, भौगोलिक कारणों से, ठीक है। अब समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक ही समष्टि के जीव क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तथा इसके कारण प्राकृतिक वर्ण भी विलग हो जाता है, मतलब उनका जो प्राकृतिक रंग है, मतलब जो बॉडी का रंग है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही भौगोलिक पृथक्करण कहा जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में यह जाति उद्भव का प्रमुख कारक है। लैंगिक जनन जो करते हैं उनमें जाति उद्भव का क्या है, ये प्रमुख कारक है, क्योंकि युग्मकों द्वारा पृथक जनसंख्या के बीच जीनों के बहाव को कम करता है या बाधा डालता है। ये जो प्रभाव है, भौगोलिक जो कारण है, ये क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, जो युग्मकों द्वारा जो पृथक जनसंख्या है उनके बीच जीनों के बहाव को कम करता है या उनमें बाधा डालता है। परंतु ध्यान रखेंगे, परंतु स्वपरागण वाले पादप जातियों के बीच जाति उद्भव का कारक नहीं है। ये जाति उद्भव में क्या कर सकता है मेरे भाई, जो लैंगिक जनन करने वाले हैं उनमें ये क्या कर सकता है, बाधा डाल सकता है, उनके जीनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहने से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोक सकता है, लेकिन स्वपरागण वाले पौधों को नहीं रोक सकता। स्वपरागण वाले जो पौधे हैं उनकी उनमें जो जाति उद्भव है उसका कारक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दूसरे पादप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई। यहां से अगर प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जाति उद्भव का कारण क्या है, जाति उद्भव के कितने कारक है, तो आप बता देंगे अनुवांशिक विचलन है, भौगोलिक पृथक्करण है और प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। अगर किसी डीएनए में कोई अगर वो आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, कोई अपने पास जीन है, जीन में अगर अचानक से परिवर्तन आ जाएगा तो उसको विचलन बोलेंगे। अनुवान और भौतिक पृथक्करण क्या होगा, भौतिक पृथक्करण होगा मेरे भाई कि कोई भी जीन्स है उसके प्रवाह के जो भी जीन है उसका जो स्थानांतरण हो रहा है उसको अगर भौगोलिक स्थितियां, भौगोलिक आकृतियां जैसे कि नदी, पर्वत, समुद्र आदि रोकती हैं, तो इसमें क्या होता है, एक ही समष्टि के मतलब एक ही जाति के जो जीव हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं। इसके कारण उनका जो वर्ण है वो भी अलग अलग हो जाता है। इसी को हम भौतिक क्या कहते हैं मेरे भाई, भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, भौगोलिक पृथक्करण बोलते हैं। मेरे भाई बताइए कैसा लगा आपको आज की क्लास, ठीक है, कैसी लगी आपको आज की क्लास मेरे भाई। मैंने कोशिश की है थोड़ी सी लंबी क्लास करने की, और मेरे भाई कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चीज़ों में जो मैंने आज समझाई है, इन चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे भाई आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको मोबाइल नंबर तक दिया हुआ है, कोई भी बात होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से कुछ करना है, अगर कोई भी चीज़ में डाउट हो रहा है तो मेरे भाई आप मुझे कॉल या मैसेज हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट करना, क्योंकि मैं कमेंटों को ज़्यादा देखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, और हाँ ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है।